चलिए स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 11th। ये क्वेश्चन हमने लिया है चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री से। ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में, है ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं इनको। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हमें कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है ना, कुछ स्टेटमेंट्स यहां पर हमको गिवन है। हमने बताना है कि इनमें से कौन सा ट्रू है या कौन सा फॉल्स है, और हमने जस्टिफाई भी करना है कि क्यों हमारा जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट पर आते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमसे कहा गया है द वैल्यू ऑफ 10a, ठीक है, द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। ठीक है, तो क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हमसे कहा गया है कि 10a का वैल्यू जो है वो हमेशा 1 से छोटा होता है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो स्टेटमेंट है ना, ये बिल्कुल फॉल्स है, ये बिल्कुल गलत है। तो हमारा जो ये फर्स्ट पार्ट है, इसमें जो स्टेटमेंट है वो है फॉल्स। अब हम इसको जस्टिफाई करेंगे। ठीक है, तो लिखते हैं जस्टिफिकेशन। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास में है 10a, यानी कि 10 ऑफ एंगल a। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम एंगल a को ना 60 डिग्री का सपोज कर लेते हैं। लिखते हैं लेट एंगल a जो है वो 60 डिग्री का है। तब हमारा 10a हो जाएगा 10 60 डिग्री, है ना। यहां पर 10a है, एंगल a को हमने 60 डिग्री का सपोज कर लिया, तो 10a हमारा हो जाएगा 10 60 डिग्री। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, जैसा कि हम अच्छी तरीके से जानते हैं 10 60 डिग्री होता है √3। 10 60 डिग्री होता है √3। हाँ, एंड हमें पता है कि √3 का जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है वो होता है 1.732, है ना। यही तो होता है ना √3 का वैल्यू। तो यहां पर हमने देखा कि हमारे पास में 10 का जो वैल्यू है वो आ गया 1.732, जो कि 1 से बड़ा है ना, जो कि 1 से बड़ा है। एंड स्टेटमेंट में हमसे कहा गया है कि जो 10a है उसका वैल्यू हमेशा ही लेस देन 1 होता है। तो हमने देखा कि अगर हम 60 डिग्री का एंगल लेते हैं, ऐसे और भी एंगल लेंगे, तो हमारे पास में 10 की जो वैल्यू है वो 1 से बड़े आएंगे। ठीक है, तो यहां पर ये प्रूव हो गया कि हमारा जो ये स्टेटमेंट है ये बिल्कुल फॉल्स है। ठीक है, तो यहां पर हमने इसको लिख दिया। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हमसे कहा गया है sec a इक्वल टू 12/5 होगा फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। तो हमने चेक करना है कि क्या किसी एंगल a के लिए sec a का वैल्यू 12/5 हो सकता है या नहीं हो सकता है। इसको चेक करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। अगर sec a इक्वल टू 12/5 ने पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर दिया, तो इसका मतलब यह होगा कि किसी एंगल a के लिए sec a का वैल्यू 12/5 हो सकता है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास में है sec a का वैल्यू 12/5। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपने अच्छी तरीके से याद रखना है, cos होता है बेस अपॉन हाइपो, cos का रेसिप्रोकल होता है sec, cos होता है बेस अपॉन हाइपो, तो sec होता है h अपॉन बी, हाइपो अपॉन बेस। तो ये हमारा हाइपो है एंड ये हमारा बेस है। करेक्ट मान लेते हैं ना, हमने यहां पर ये सपोज कर लिया। तो हम एक राइट ट्रायंगल बनाते हैं। यहां पर एंगल ए है, तो एंगल ए को यहां पर बना लेते हैं, है ना। बी को हम यहां पर बना लेते हैं, बी यहां पर है 90 डिग्री का। यहां पर हम सी को बना लेते हैं। ठीक है, अब देखिए हाइपो हमारा है 12, तो हाइपो तो यहां पर है ना, हाइपो यहां पर है, ये 90 डिग्री के अपोजिट ये है 12। बेस हमारा है 5, बेस ये है एंगल ए के लिए, है ना, तो बेस हमारा यहां पर है 5। एंगल ए के अपोजिट ये परपेंडिकुलर है, जिसे अभी हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करते हैं। तो लिखते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज AC का स्क्वायर जो होगा वो AB का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के इक्वल होगा, है ना। अब देखिए यहां पर है AC का स्क्वायर, AC हमारा है 12, तो यहां पर हो जाएगा 12 का स्क्वायर। करेक्ट, अब यहां पर है AB का स्क्वायर, AB हमारा है 5, तो यहां पर हो जाएगा 5 का स्क्वायर। फिर प्लस में है BC का स्क्वायर, है ना, 12 का स्क्वायर होता है 144, माइनस कर लेंगे, ये 5 का स्क्वायर 25 होता है ना, इसको यहां पर ला करके माइनस कर लेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा 144 माइनस 25,
राइट हैंड साइड में रह जाएगा BC का स्क्वायर, करेक्ट। 144 माइनस 25 होता है 119, तो BC का स्क्वायर हमारे पास में आ गया 119, तो हमारा BC कितना हो जाएगा, BC हमारा हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 119, ठीक है। तो BC आ गया हमारे पास में, BC आ गया हमारे पास में स्क्वायर रूट ऑफ 119। अब देखिए 119 एक पॉजिटिव नंबर है और इसका हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, आराम से हम निकाल सकते हैं स्क्वायर रूट वाले मेथड से। तो हम स्क्वायर रूट ऑफ 119 को अगर निकाल सकते हैं तो BC का वैल्यू हमारे पास में आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने लिया sec A को 12/5 तो इसने BC का एक वैल्यू निकाल करके दिखाया, ठीक है। एंड BC का जो वैल्यू आएगा, देखो 10 का स्क्वायर होता है 100, है ना, उससे तो ये 119 बड़ा है। 11 का स्क्वायर होता है 121, उससे छोटा है। तो यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 119 का जो वैल्यू होगा वो 10 से 11 के बीच में कहीं पर होगा, ठीक है। अगर 10 से 11 के बीच में हुआ, कोई भी वैल्यू हुआ, तो वो हाइपोटेन्यूज से तो छोटा ही होगा ना, हाइपोटेन्यूज से छोटा ही होगा। एंड हमें पता है कि हाइपोटेन्यूज सबसे लंबा साइड होता है एक राइट ट्राइंगल में, और जो परपेंडिकुलर आ रहा है वो हाइपोटेन्यूज से छोटा आ रहा है, और ये सही बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि sec A जो है, जो कि हमें दिया है 12/5, sec A जो हमें दिया है 12/5, वो इस पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करता है, इसलिए sec A इक्वल्स टू 12/5 एग्जिस्ट करेगा सम एंगल A के लिए, किसी एंगल A के लिए। तो हम लिखेंगे सिंस sec A equals to 12/5 satisfy Pythagoras theorem, therefore this statement is true। क्योंकि किसी एंगल A के लिए हमारे पास में sec A का वैल्यू 12/5 हो सकता है। तो लिखेंगे therefore this statement is true, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। इससे पहले ये वाला जो स्टेटमेंट था वो फॉल्स आया था ना। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में हमसे कहा गया है cos A इज एब्रिविएशन यूज्ड फॉर कोसेकेंट ऑफ एंगल A। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपने अच्छी तरीके से याद रखना है कि जब हम लिखते हैं SIN साइन, ये इस वाले साइन का एब्रिविएशन होता है SINE का, ठीक है। यानी कि हम इस साइन को छोटे में लिखते हैं, ये सिन बोलते तो साइन है, लिखते हैं सिन, ठीक है। कॉस जो होता है वो कोसाइन का एब्रिविएशन होता है, कोसाइन को हम छोटे में लिखते हैं कॉस। टेन जो होता है वो टेंजेंट का एब्रिविएशन होता है, टेंजेंट को हम शॉर्ट में लिखते हैं टेन, ठीक है। अगर हमारे पास में है कॉट तो वो को टेंजेंट का एब्रिविएशन होता है। अगर हमारे पास में है सेक तो वो सीकेंट का एब्रिविएशन होता है। अगर हमारे पास में है कॉसेक तो वो कोसीकेंट का एब्रिविएशन होता है। हाँ, ठीक है। तो इस बात को तो आपने अच्छी तरीके से याद करना ही करना है, ठीक है। अब देखिए अगर हमारे पास में है कोसिकेंट ऑफ एंगल ए, अगर हमारे पास में है कोसिकेंट ऑफ एंगल ए, तो हम इसको लिखेंगे कोसिकेंट किसके, कोसिकेंट का एब्रिविएशन क्या होता है, कोसिकेंट का एब्रिविएशन होता है कॉसिक। तो कोसिकेंट ऑफ एंगल ए होता है कॉसिक ए, जबकि हमारे पास में यहां पर है कॉस ए, ठीक है। लेकिन हमारे पास में है कॉस ए। कॉस ए क्या होता है, कॉस ए होता है कोसाइन ऑफ एंगल ए का एब्रिविएशन, ठीक है ना। बट कॉस ए होता है कोसाइन ऑफ एंगल ए का एब्रिविएशन, ठीक है। तो कॉस ए जो होता है वो कोसाइन ऑफ एंगल ए का एब्रिविएशन होता है। कोसिकेंट ऑफ एंगल ए, इसके लिए एब्रिविएशन होता है कॉसेक ए। तो ये दोनों तो एक नहीं है, है ना। तो यहां से हमने ये सीखा कि जो कोसिकेंट ऑफ एंगल ए है उसका एब्रिविएशन होता है कॉसेक ए। कॉस ए कोसाइन ऑफ एंगल ए का एब्रिविएशन होता है, इसलिए हमारा जो ये स्टेटमेंट है ये फॉल्स होगा, ठीक है। तो हमारा जो ये थर्ड स्टेटमेंट है ना, जो ये थर्ड स्टेटमेंट है ये फॉल्स होगा, ठीक है। तो हमारा जो ये थर्ड स्टेटमेंट है ये फॉल्स होगा।
चलिए अब हम फोर्थ स्टेटमेंट पर आते हैं। फोर्थ स्टेटमेंट हमारे पास में है कॉट ऑफ एंगल ए प्रोडक्ट होता है कॉट एंड ए का। तो ये बिल्कुल गलत बात है, ये भी बिल्कुल फॉल्स है, ये बिल्कुल फॉल्स है। आपने याद रखना है कॉट का, अगर हम कॉट को अलग से लेते हैं, अगर हम कॉट को अलग से पढ़ते हैं तो ये मीनिंगलेस होता है, ठीक है। कॉट ऑफ एंगल ए जब हम पढ़ते हैं तब उसका हमारे पास में एक मीनिंग होता है और उसका एक वैल्यू होता है। तो कॉट अकेले में क्या है, अगर हम कॉट को सेपरेटली देखें तो ये मीनिंगलेस होता है, ठीक है। इसका कोई मतलब ही नहीं होता है। जब इसका कोई मतलब ही नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉट को हम अलग से पढ़ ही नहीं सकते हैं, तो कॉट एंड ए का प्रोडक्ट करने का तो कोई मतलब ही नहीं रह जाता फिर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कॉट ए होता है वो कॉट एंड ए का प्रोडक्ट नहीं होता है। कॉट ए एक साथ पढ़ा जाता है, एक साथ अगर हम इसको पढ़ेंगे तो इसका कोई वैल्यू होगा। हम इसको यहां पर लिख लेते हैं, कॉट सेपरेटली मीनिंगलेस, कॉट सेपरेटली मीनिंगलेस होता है, इसका कोई मतलब नहीं होता है। देयरफॉर कॉट ए इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। इसलिए हमारा जो ये फोर्थ स्टेटमेंट है ये बिल्कुल फॉल्स होगा, ठीक है। अब देखिए हमारे पास में है फिफ्थ स्टेटमेंट जिसमें कहा गया है कि साइन जो होता है हमारे पास में साइन थीटा है 4/3। यहां पर हमसे कहा गया कि साइन थीटा हमारे पास में 4/3 है। तो क्या किसी थीटा एंगल के लिए ऐसा पॉसिबल है कि साइन थीटा का वैल्यू 4/3 आ जाए? तो क्वेश्चन में हमने ये चेक करना है कि अगर हमारे पास में साइन थीटा इक्वल टू 4/3 है तो क्या कोई ऐसा एंगल हो सकता है जिसके लिए साइन थीटा का वैल्यू 4/3 आ जाए। तो हमने देखा, हमने अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ है, हमने अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ है कि अगर हमारे पास में साइन होता है ना भाई, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। एंड आपने अच्छी तरीके से याद रखना है एक राइट ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज सबसे लंबी साइड होती है, सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है। तो हाइपोटेन्यूज का वैल्यू जो है वो परपेंडिकुलर से हमेशा ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है। हाइपोटेन्यूज का जो वैल्यू है वो परपेंडिकुलर से हमेशा ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है। हमने यहां पर देखा कि साइन तो हमारा होता है P/H एंड यहां पर H का वैल्यू छोटा है, P का वैल्यू बड़ा है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। हाइपोटेन्यूज का वैल्यू जो है वो परपेंडिकुलर के वैल्यू से कभी भी छोटा नहीं हो सकता है। तो हम लिखेंगे सिंस हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज ग्रेटर देन परपेंडिकुलर, आपने पूरा लिखना है, देयरफॉर साइन थीटा कैन नॉट बी इक्वल्स टू 4/3। तो हमारा जो ये स्टेटमेंट है फिफ्थ ये भी फॉल्स हो जाएगा, हाँ ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स हमने इस क्वेश्चन को यहां पर कंप्लीटली सॉल्व कर लिया। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और जितने भी आपके बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशंस बना करके जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन में आ सकते हैं उनके सॉल्यूशंस बना करके हम जल्दी से जल्दी आपके पास में भेजेंगे, ठीक है। एंड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन में आ सकते हैं उनके भी सॉल्यूशंस बना करके जल्दी से जल्दी आपके पास में भेजेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।